हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ओटोस्क्लेरोसिस, जो कि ईएनटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ओटोस्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ना जो स्टेपीज़ होती है हमारी, उसका फिक्सेशन हो जाएगा। अब कोई भी जैसे आवाज़ आएगी या हियरिंग होगी, तो स्टेपीज़ मोबाइल तो है नहीं क्योंकि वो फिक्स हो चुका है, तो वाइब्रेशंस अंत तक जाएंगी नहीं और हमें हियरिंग लॉस होगा। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखें कि बोनी लैब्रिंथ में ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे इमेच्योर कार्टिलेजिनस सेल्स होते हैं। अब उन कार्टिलेजिनस सेल्स के पास एक कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, तो वहाँ पे बाकी सब तो बोन ही है, लेकिन उस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में कुछ कार्टिलेजिनस सेल्स होते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से रीजन्स हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन हमारा होता है फिसुला एंटी फेनेस्ट्रम। एंटी मतलब एंटीरियर और फेनेस्ट्रम मतलब ओपनिंग ऑफ द ओवल विंडो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी स्टेपीज़ है, बड़े वाले डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमारी स्टेपीज़ है और यहाँ पे ओवल विंडो की ओपनिंग होती है। तो इसके एंटीरियरली ये हमारी जो जगह का नाम है वो है फिसुला एंटी फेनेस्ट्रम एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ओरिजिन। अगर क्वेश्चन में फिसुला एंटी फेनेस्ट्रम ना हो और कुछ और ऑप्शंस दे रखे हो, तो सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑप्शन हमारा होता है राउंड विंडो। ऐसे ही थर्ड मोस्ट कॉमन हमारा होता है कॉक्लियर लैब्रिंथ, फिर फोर्थ होता है हमारा स्टेपीज़। ठीक है, फिर आते हैं कि हमने बोला कि जो कार्टिलेजिनस सेल्स है वो डिवाइड करेंगे। अब ऐसे तो कभी भी डिवाइड तो करेंगे नहीं, जब कोई ट्रिगर करेगा तभी तो डिवाइड करेंगे ना। तो दैट ट्रिगर कैन बी मीजल्स वायरस, उससे इसका एसोसिएशन है। ऑटो इम्यूनिटी, म्यूटेशंस, ऐसे कुछ ट्रिगरिंग चीज़ें होती है। इसके वजह से हमारे जो सेल्स है वो दे स्टार्ट डिवाइडिंग। अब जब सेल्स डिवाइड करते करते रहेंगे तो वो ओवल विंडो पे डिपॉजिट होते जाएंगे, ओवर ग्रोथ होती जाएगी। तो इसकी वजह से स्टेपीज़ हमारी क्या हो जाएगी, फिक्स। अगर आप देख सकते हो ये येलो येलो जो भी है ये डिपॉजिशन हो चुकी है हमारी, और इसने स्टेपीज़ को क्या कर दिया, फिक्स, उसको कर दिया इमोबाइल। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है हमारा ओटोस्पॉन्जियोसिस या फिर ब्लू मैंटल ऑफ मेनासे। तो ये क्यों हो रहा है, हम इसको स्पॉन्जियोसिस क्यों बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम, ओटोस्क्लेरोसिस का दूसरा नाम ओटोस्पॉन्जियोसिस भी है। बिकॉज ऑफ रिपीटेड डिविजन जो हमारी नॉर्मल एनकॉन्ड्रल बोन होती है, अब वो हमारी रिप्लेस हो जाएगी स्पॉन्जी इमेच्योर बोन से। तो क्योंकि अब स्पॉन्जी बोन का रोल आ गया तो हम इसको ओटोस्पॉन्जियोसिस कह रहे हैं। मेनली ओटोस्पॉन्जियोसिस इज़ द स्टेट ऑफ एक्टिव डिविजन, जब हमारी जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली जहाँ पे भी डिवीजन हो रहा होगा सेल्स बनेंगे, वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स होगी, न्यू बोन फॉर्मेशन होगी, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी चल रही होगी, है ना। तो यहाँ पे हमारी जगह अगर हम HNE स्टेन करेंगे तो हमें ब्लू स्टेन दिखाई देगा, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लू मैंटल। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब ओटोस्क्लेरोसिस का जो पेशेंट है वो हमारा कैसे प्रेजेंट करेगा। तो 20 to 30 ईयर एंड मोर इन फीमेल्स, फीमेल और मेल का रेशियो 2:1 होता है। अब ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है और यहाँ पे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मदर साइड से प्रेजेंट होती है कि उस जैसे अगर किसी 20 ईयर फीमेल को हो रहा है तो हो सकता है कि उसकी मम्मी को भी हुआ हो। तो ये हमारी फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती है। एंड ये वाली जो हमारी कंडीशन होती है, इट कैन बी एग्रेवेटेड बाय हार्मोनल चेंजेस। तो MCC मतलब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायलेटरल प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन एडल्ट्स इज ओटोस्क्लेरोसिस। अब इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से मीनिंग देखते हैं। बायलेटरल, दोनों कानों में होगा। ठीक है, एडल्ट्स क्योंकि हम फीमेल 20 to 30 ईयर फीमेल्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, कंडक्टिव क्यों, क्योंकि ऑस्टिकुलर चेन में डिफेक्ट है, स्टेपीज़ में डिफेक्ट है ना। तो फुटप्रिंट ऑफ स्टेपीज़ से आगे मतलब एक्सटर्नल ईयर से लेके हमारा फुटप्रिंट ऑफ स्टेपीज़ तक कोई भी पैथोलॉजी हो तो हमारा कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। और जब कॉक्लिया इन्वॉल्व होता है तो हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। ठीक है, और प्रोग्रेसिव क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे डिटेरियोरेट होता जाएगा। तुम अगर इसको ट्रीट नहीं करोगे और फिर आगे जाके ये और डिटेरियोरेट होगा और हियरिंग लॉस बढ़ता जाएगा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, कौन, ओटोस्क्लेरोसिस ऑफ बायलेटरल प्रोग्रेसिव कंडक्टिंग हियरिंग लॉस इन एडल्ट्स। अब एक इसमें एक और टिपिकल फीचर आता है, दैट इज़ दैट द पेशेंट हियर्स बेटर इन नॉइजी सराउंडिंग्स। इसका एक पर्टिकुलर टर्म होता है, इसको हम कहते हैं पैराक्यूसिस बिलाइसिस फिनोमिना या फिर पैराक्यूसिस अकेला। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि जब बहुत ही शोर शराबा चल रहा होगा तब
पेशेंट को ज़्यादा अच्छा सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि जब वो नॉइज़ी सराउंडिंग में किसी से बात कर रहा है तो जो आगे वाला पर्सन है वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, तो इससे उसका हियरिंग थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगा एंड उसको आराम से सुनाई देगा, लेकिन नॉर्मल सराउंडिंग्स में उसको सुनाई नहीं देगा। तो पेशेंट हैज़ अ लो टोन स्पीच और पेशेंट भी अपना एक लो टोन में आवाज़ करके बात करता है। फिर आते हैं हमारे कुछ लेस कॉमन क्लिनिकल फीचर्स। तो अब हम बात करते हैं कि यार वैसे तो ओटोस्क्लेरोसिस में मेनली यूजुअली 90% ऑफ द टाइम कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी हो सकता है। अब हम उसको मिक्स्ड कब बोलेंगे? जब कंडक्टिव प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाए। और वो किस कंडीशन में होता है? कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस, क्योंकि हमने बोला सेंसरी न्यूरल तब होगा जब कॉक्लिया इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारा रीज़न क्या है इसका? हाइलिनाइजेशन ऑफ द स्पाइरल लिगामेंट। एंड ये कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस एक्टिव डिवीजन फेज में होता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स है, सॉरी गलत लिखा हुआ है, टॉक्सिन्स है वो जो रिलीज़ हो जाता है आपके इनर ईयर फ्लूइड में और ओवर ग्रोथ होती रहती है इनर ईयर की साइड पे। मतलब एक्टिव डिवीजन चली जा रही है, तुमने ट्रीट नहीं किया पेशेंट को या फिर पेशेंट हमारे पास नहीं आया, तो यहाँ पे हमारी ओवर ग्रोथ चलती जाएगी। अगर वो किसी तरीके से इनर ईयर की साइड पे ओवर ग्रोथ कर देती है तो कॉक्लिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और इसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है। अदर फीचर्स क्या है? टिनेटस और एसोसिएटेड विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा या फिर ब्लू स्केरा, ये हमारा एक वैंडर हॉर्स सिंड्रोम में होता है। ठीक है, अगर आप एग्जामिनेशन करोगे, ऑन एग्जामिनेशन हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखनी है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 90% ऑफ द टाइम नॉर्मल दिखाई देगी, विच इज़ द पर्ली वाइट कंडीशन। ठीक है, बट एक्टिव डिवीजन के टाइम पे क्योंकि वहाँ पे सेल्स डिवाइड कर रहे होंगे, वैस्कुलरिटी इंक्रीज होगी, ब्लड वेसल्स होंगी, तो हमें पिंकिश सा अपीयरेंस आएगा और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्लैमिंगो पिंक अपीयरेंस। और कैरेक्टरिस्टिकली इसका नाम है शॉर्ट साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे MCQs में पूछा जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट साइंस हमें किस में दिखता है? एक्टिव डिवीजन फेज में दिखता है, जब वैस्कुलरिटी इंक्रीज होती है, फ्लैमिंगो पिंक अपीयरेंस हमें दिखाई देता है। बट नॉर्मल कंडीशंस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और नॉर्मल कलर की है, दैट इज़ अ पर्ली वाइट अपीयरेंस। नेक्स्ट हम आते हैं ऑडियोमेट्रिक टेस्ट में, हम इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले ट्यूनिंग फोक टेस्ट। ठीक है, रेनी नेगेटिव, वीबर हमारा वर्स्ट ईयर की तरफ लेटरलाइज होगा, हमारा जो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन है वो सेम एज द एग्जामिनर, शॉर्बाश हमारा लेंथन, और यहाँ पे एक नया वाला वो आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज़ द गेलिस टेस्ट। अब गेलिस टेस्ट हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब दैट द चेंज इन प्रेशर ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल डजंट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द हियरिंग एज ऑस्टिकुलर चेंज इज ऑलरेडी फिक्स्ड। क्या मतलब है इसका? गेल स्पेक्यूलम पढ़ा है आपने, जिसमें हम आगे से प्रेशर देते हैं, वहाँ पे बल्ब प्रेजेंट होता है सीगेल स्पेक्यूलम में, जो हम ईयर में डालेंगे और उसमें एक बैलून पंप होता है जिसको हम प्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, कम करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जब हम नॉर्मल बंदे में या हमारा हियरिंग इफेक्ट होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा कम होगा, जैसे हम प्रेशर चेंज करेंगे। बट हमारे ओटोस्क्लेरोसिस के पेशेंट में जब हम हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का प्रेशर चेंज करेंगे तो उसे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, जैसा था वैसा रहेगा। क्यों? क्योंकि स्टेपीज हमारा फिक्स्ड है, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम कितना भी प्रेशर वगैरह चेंज कर लो, वो क्योंकि फिक्स्ड है। तो आपको क्या टेस्ट आएगा? नेगेटिव। ठीक है, नॉर्मल बंदों में पॉजिटिव होता है, लेकिन ओटोस्क्लेरोसिस बंदे में क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, ट्यूनिंग फोक हमने करा लिया है, अब हम कराएंगे प्योर टोन ऑडियोमेट्री। प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट में हमारा, आपको ऑब्वियसली पता होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या होती है? AV गैप प्रेजेंट होता है। अब AV गैप क्या होता है कि एयर कंडक्शन और बोर्ड कंडक्शन, जैसे ये ऊपर वाली हमारी लाइन है, पहले तो देखो ब्लू लाइन है मतलब लेफ्ट ईयर वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बोन कंडक्शन की लाइन है ऊपर वाली, और नीचे वाली हमारी एयर कंडक्शन की। ठीक है, अब दोनों में गैप देखो काफ़ी है ना। तो ये हमारा क्या होता है कि AV गैप प्रेजेंट विच इज़ सजेस्टेड ऑफ conductive hearing loss. Now, can you see a dip in the bone conduction at 2000 Hz? This is a very very characteristic feature of otosclerosis and this is known as Cahard's notch. हमें एक नॉच मिल रहा है, एकदम डिप मिल रहा है 2000 Hz पे बोन कंडक्शन के कफ पे। अब आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार हम कह रहे हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो हो नहीं रहा है और बोन कंडक्शन हमारा सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बताते हैं। इफ़ यू नो अबाउट द प्योर टोन ऑडियोमेट्री, ठीक है, वरना मैं आपको बता देती हूँ,
बोन कंडक्शन से हम सेंसरी न्यूरल का पता लगाते हैं, ठीक है। तो अब बीसी में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्योंकि सेंसरी न्यूरल हीलिंग लॉस नहीं है। तो ये हमें जो नॉच है ये हमें बीसी में क्यों दिखाई दे रही है, तो ये वाइवा में पूछा जाता है। इसके 2 हमारे रीजंस हैं कि स्टेपीज का अगर फिक्सेशन हो जाता है तो जो नॉर्मल ऑसिकुलर चेंज, नॉर्मल जो बोन से आवाज़ वगैरह जाती है वो तो इफेक्ट हो ही रही है, क्योंकि स्टेपीज तो फिक्स हो चुका है, तो थोड़ा तो इफेक्ट आएगा ना। तो ये हमारा 2000 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी पे डिस्टर्ब होता है और हमें अच्छे से सुनाई नहीं देता है। सेकेंड रीज़न, नॉर्मल कंप्रेशनल मोड ऑफ बोन कंडक्शन इज डिस्टर्बटेड बिकॉज ऑफ रिलेटिव पेरिलिम्फ इमोबिलिटी, और हमारा पेरिलिम्फ की इमोबिलिटी की वजह से भी, और यहाँ पे हम जो हमारा बोन कंडक्शन है इस फ्रीक्वेंसी पे इफेक्ट हो रहा है। तो ये 2 लाइनें हैं जो एज इट इज़ हमें रटनी है एंड बोलनी। अब क्या है कि बहुत सारी नॉचेस होती है, लेकिन कहार्स नॉच का एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे ये हो क्यों रहा है, क्योंकि स्टेपीज़ हमारा फिक्स है। जब हम मैनेजमेंट में स्टेपीज़ को मोबाइल वापस कर देंगे तो ये जो डिप है अभी गायब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब ठीक हो जाएगा और जो हमारा बोन कंडक्शन है वो नॉर्मल रहेगा, तो ये डिप विल डिसअपेयर। ओके, सो दिस इज़ वन कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ कहार्ट्स नॉच। अब एक और हमें मिल सकता है कुकी बाइट कर्व। ये कुकी बाइट कर्व क्या होता है, ये मिड फ्रीक्वेंसी में एक डिप आता है, बोथ AC एंड BC, एंड इट इज़ सीन इन कॉक्लियर ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस में हमारा आता है इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, विच इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, AS टाइप ऑफ कर्व, और ये वाला आप देख रहे हो, A हमारा नॉर्मल होता है, B हमारा सीरियस ओटाइटिस मीडिया और टिम्पैटिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में देखा जाता है, AD मतलब किसी भी ऑसिकुलर चेन की डिसकंटिन्यूटी की वजह से, है ना। तो और ये जो AS है ये हमारा ओटोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो यहाँ पे हमारा AS टाइप ऑफ कर्व मिलेगा, नॉर्मल मिडिल ईयर प्रेशर विथ डिक्रीज इन कंप्लाइंस, और मैनेजमेंट के बाद हमारा AS AD में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि थोड़ा ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी की वजह से, और जो हमारा कंप्लाइंस है वो वापस इंक्रीज हो जाएगा। और स्टेपिडियल रिफ्लेक्स एब्सेंट। ये जितना भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है दीज आर द MCQ पॉइंट्स। फिर हम आते हैं लास्ट स्टेज। अब हमने देख लिया कि ओटोस्क्लेरोसिस है क्या, किन बंदों में हो रहा है और क्यों हो रहा है, और हम कैसे इसका डायग्नोसिस करेंगे, है ना। सिर्फ अगर हमारे पास ये आ जाए कि AS टाइप ऑफ कर्व मिल रहा है, कहार्ट्स नॉच हमें दिख रही है, ठीक है, गेलीज हमारा नेगेटिव है, शॉर्ट साइन हमें पॉजिटिव है, तो इससे हम फुल डायग्नोसिस निकाल सकते हैं कि बंदे को ओटोस्क्लेरोसिस है। अब हमारे केस के मैनेजमेंट में तो कुछ होते हैं हमारे एक्टिव केसेस जिसमें सेल अभी भी डिवाइड कर रहा है, और कुछ होते हैं हमारे मैच्योर केसेस। तो एक्टिव केसेस में क्या होगा, हम उसको देंगे सोडियम फ्लोराइड और बिसफॉस्फोनेट्स। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो मेडिसिन हैं हम इसको दे के हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा जो ये बोन फॉर्मेशन ओवर ग्रोथ वगैरह हो रही थी ये और जल्दी हो जाए, मतलब मैच्योरेशन जल्दी हो जाए, तो हम इसकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ा देंगे कि जल्दी जल्दी न्यू बोन बने, जल्दी जल्दी फिक्स हो, और उसके बाद हम इसकी सर्जरी कर पाए। तो ये हमारा इसका मकसद है। तो इंक्रीज इन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, डिक्रीज इन ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, एंड इनिबिट द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो कि तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं ना उनको इनिबिट कर दे कि भाई अभी मत तोड़, अभी मैच्योर हो जा, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लो, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन या एलर्जी हो अगर आपको इस दवाई से तो ऑब्वियसली, और स्केलेटल फ्लोरोसिस भी हो सकता है। और बिसफॉस्फोनेट्स हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी बोन डिसॉर्प्शन को इनिबिट करता है, ठीक है। अब हमने एक्टिव केस की मैनेजमेंट कर लिया। फिर मेच्योर केसेस में हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, मतलब सर्जरी, अगर बंदा सर्जरी नहीं करना चाहता या फिर वो अनफिट है तो हियरिंग एड दे देंगे, वरना एक कॉक्लियर इम्प्लांट है अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन्वॉल्व है, या फिर ओटोस्क्लेरोसिस बहुत एडवांस हो गया है ना, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, तो ये तब हम उसको कॉक्लियर इम्प्लांट करेंगे। पर मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट इज़ द सर्जरी। तो सर्जरी में क्या इंडिकेशंस देखो, पेशेंट हियरिंग थ्रेशोल्ड 30 डेसिबल्स और मोर, AB गैप हमारा होना चाहिए, और हमेशा फर्स्ट ऑपरेशन हमें वर्स्ट ईयर पे करना है, बेटर ईयर में नहीं करना। वर्स्ट ईयर में क्यों करना है, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह हो गया, मिडिल वॉल पे फिस्टुला हो गया, तो पेरिलिम्फ हमारा लीकेज हो जाएगा और लेब्रिंथाइटिस हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले वर्स्ट ईयर पे परफॉर्म करना है, क्योंकि अगर बेटर ईयर पे कर दिया तो फिर बंदे की हियरिंग गई ना पूरी की पूरी, तो इसलिए पहले वर्स्ट ईयर पे हम ऑपरेशन करके देख लेंगे। अगर उसको 1 ईयर तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई तो हम उसका बेटर ईयर ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अब हमारी आती है जो मेन सर्जरी है, दैट इज़ स्टेपिडेक्टोमी एंड स्टेपिडोटोमी। दोनों में फ़र्क क्या है,
स्टेपिडेक्टॉमी में हम पूरा का पूरा स्टेपीज हटा रहे हैं, और स्टेपिडोटॉमी में हम सिर्फ जो इनकस और स्टेपीज का जो जॉइंट होता है उसको काट रहे हैं, स्टेपीज का ऊपर वाला पार्ट हटा रहे हैं और फुट प्लेट को रहने देंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टेपिडेक्टॉमी को देखते हैं। अब यहाँ पे हमने स्टेपिडेक्टॉमी में क्या किया, पूरा का पूरा स्टेपीज उड़ा दिया। जब पूरा का पूरा स्टेपीज उड़ा दिया तो फिर जो हमारी ओवल विंडो है वो एक्सपोज हो गई। ओवल विंडो पे हम 2 ग्राफ्ट लगा देंगे, टेम्पोरालिस फेशिया का या फिर वेन ग्राफ्ट का, और वहाँ पे हम एक प्रोस्थेसिस लगा देंगे, टेफ्लॉन पिस्टन होता है उसको हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो पर इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या है कि पेरिलिम्फ फिस्टुला, सडन न्यूरिंग, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वर्टाइगो, इन सब के हायर चांसेस होते हैं, और इसी वजह से हम स्टेपिडेक्टॉमी नहीं करते हैं। जैसे कि इस फोटो में देखो आप, ये वाली फ़ोटो में कि यहाँ पे हमने पूरी स्टेपीज को रिमूव कर दिया, फिर यहाँ पे ग्राफ्ट लगा दिया और टेफ्लॉन पिस्टन मतलब प्रोस्थेसिस हमारे ग्राफ्ट के ऊपर और लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकस पे अटैच कर दिया। ठीक है, स्टेपिडोटॉमी में क्या हो रहा है कि ये एक मोर कंजर्वेटिव एंड बेटर प्रोसीजर है। हम यहाँ पे सिर्फ जॉइंट को तोड़ेंगे, स्टेपीडियल का टेंडन काटेंगे और स्टेपीज के सिर्फ ऊपर वाली पार्ट को हटा देंगे, फुट प्लेट को नीचे रहने देंगे। अब यहाँ पे अब ओवल विंडो इंटैक्ट है, उसके ऊपर क्योंकि हमारी स्टेपीज की फुट प्लेट लगी हुई है तो हम लेज़र या फिर ड्रिल से एक होल कर देंगे अंदर की तरफ और फिर वहाँ पे पिस्टन लगा देंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने फुट प्लेट को रहने दिया, फिर वहाँ पे ड्रिल से एक होल बना दिया एंड पिस्टन टेफ्लॉन पिस्टन को यहाँ पे प्लेस कर दिया ग्राफ्ट के बीच, इधर फुट प्लेट वाले होल में और यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इनकेस के बीच में। तो जो हमारी ये पेरिलिम्फ फिस्टुला, सडन न्यूरिंग, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, वर्टाइगो, ये सब हमारे चांसेस यहाँ पे क्या होते हैं, कम, एंड इसलिए स्टेपिडोटॉमी की जाती है एंड स्टेपिडेक्टॉमी नहीं की जाती। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हमारे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, क्यों, क्योंकि जो हमने पिस्टन लगाया वो डिस्प्लेस हो सकता है। अब जो इतना हमने अगर पिस्टन ने बहुत प्रेशर किया तो इनकस का इरोजन हो सकता है, या फिर जो कार्टिलेजिनस सेल्स थे वो वापस रीग्रोथ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस वापस आ सकता है। पेरिनियल फिस्टुला हमने बोला, फेशियल नर्व पैल्सी हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है सर्जरी के, अगर सिर्फ उसका एक ही कान है ना, तो हम उस पर सर्जरी नहीं करेंगे, हम उसको हेयरिंग एड दे देंगे कि यार मत करो सर्जरी क्योंकि कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट होती है एंड हम इतना मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो एक्टिव स्क्लेरोसिस केस में हम पहले मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट। प्रेगनेंसी में हमें नहीं करना है, या फिर पायलट या डाइवर्स जिनका बार बार मिडल ईयर प्रेशर वगैरह सब चेंज होते रहता है ना, डाइविंग के टाइम या फिर ऑल्टीट्यूड के टाइम, तो जिस पे इतना रिस्क वगैरह है हम उस पर सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। सो दैट इज़ ऑल अबाउट ओटोस्क्लेरोसिस। छोटा सा टॉपिक है पर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमसीक्यूज डेफिनेटली आते हैं। तो हमने इसका क्या डिस्कस किया, पैथोफिजियोलॉजी, इसकी मोस्ट कॉमन साइट, हमने ओटोस्पॉन्जियोसिस देखा, क्लिनिकल फीचर्स एंड एग्जामिनेशन पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कैसे दिखाई दे रही है, ऑडियोमेट्रिक टेस्ट हमारे जैसे ट्यूनिंग फोक टेस्ट, प्योटोन ऑडियोमेट्री का हार्ड स्नॉच हमने देखा, इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री भी एएस टाइप का कर्व दिखा, मैनेजमेंट एक्टिव केसेस और मैच्योर केसेस का एंड उसकी इंडिकेशंस, स्टेपिडोटॉमी के स्टेप्स, कॉम्प्लिकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो आई होप आपको समझ आया हो। प्लीज़ गिव मी रिव्यूज़ एंड थैंक यू।